प्यारे बच्चों, मैं आशीष अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं विद्या क्लासेस में। बच्चों आज हम बच्चों फिजिक्स में 12th क्लास के फिजिक्स में खंड 6 पार्ट में हम यूनिट नंबर 1 कर रहे थे। इसमें हमारा जो चैप्टर नंबर चल रहा था आपका 9 चल रहा था बच्चों। और ये इसका हमारा जो लेक्चर चलेगा बच्चों, आज लेक्चर नंबर आपका होगा ये 6 लेक्चर होगा आपका बच्चों। ये लेक्चर नंबर आपका होगा ये 6। ठीक है, जो आपका चैप्टर चल रहा है 9 आपका ये वाला किरण प्रकाश की एवं प्रकाश की यंत्र है ना, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो देखिए बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक जाएगा वो क्या जाएगा। आज बच्चों हम पढ़ने वाले हैं प्रिज्म के बारे में कि प्रिज्म क्या होता है। ठीक है, तो ध्यान देंगे बच्चों आप प्रिज्म के बारे में कि प्रिज्म क्या होता है, यानी कि प्रिज्म से हम अपवर्तन पढ़ेंगे। ठीक है, तो नॉर्मली इसमें प्रिज्म क्या होता है कि दो समतल पृष्ठ किसी कोण पर मिले हुए होते हैं। इस तरीके से दो समतल पृष्ठ होंगे बच्चों और वो किसी एंगल पर झुके हुए होंगे। एक सिरे उनका मिला हुआ होगा, नीचे के जो दूसरे सिरे होंगे वो ओपन रहे होंगे। उसको मिलाने के लिए कोई तीसरा आधार लिया जाएगा। ठीक है, तो यहां ध्यान देंगे बच्चों आप कि परस्पर परस्पर किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे सममांगी पारदर्शी के आर पार बच्चों देखा जा सकता है। पारदर्शी माध्यम को क्या कहते हैं बच्चों? प्रिज्म कहते हैं। ठीक है, प्रिज्म के जो आपके पास में पृष्ठ होंगे ना बच्चों, ये वाले, अगर आप बच्चों ये वाले पृष्ठ देख पा रहे हो, जो आपके दिखाई दे रहा होगा ये वाला, ये जो लाइन आप देख पा रहे हैं ए बी है ना, और ये जो लाइन आप दूसरी वाली देख पा रहे होंगे बच्चों ए सी। ठीक है, जब ये किसी कोण में मिलती है तो उनको समतल पृष्ठ बोला जाता है। जब ये किसी कोण में मिलती है एक दूसरे के एंगल से, अगर आप देख पाए होंगे बच्चों, तो ये इस एंगल से मिल रही है, जिसको यहाँ पर बच्चों नाम दिया जाता है क्या? अपवर्तक कोण। अपवर्तक कोण नाम दिया जाता है। ठीक है, अपवर्तक पृष्ठों के बीच में जिस कोण पर झुकाव होता है, जिस कोण पर बच्चे मिले हुए होते हैं, उसका नाम होता है आपका अपवर्तक कोण। ठीक है, और जो समतल पृष्ठ होते हैं बच्चों, उसको बोलते हैं आप यहाँ पर ये अपवर्तक पृष्ठ। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपके? अब इस डायग्राम में देख पाए होंगे बच्चों कि हमारे पास में यहाँ पर जब हम प्रिज्म का अपवर्तन पढ़ने वाले होंगे, तो नॉर्मली अगर हम यहाँ पे देखें बच्चों, तो प्रिज्म हमारे पास में क्या होगा, एक समतल लाइन यहाँ पर होगी, दूसरी समतल लाइन यहाँ पर होगी। ठीक है, और तीसरी लाइन मिलाने के लिए आपको यहाँ पर एक अलग रंग की मैं यहाँ पर ले लेता हूँ वाली लाइन, इसको मिलाने के लिए बच्चों यहाँ से मिला देते हैं। ठीक है, तो इसको बोला जाता है बच्चों प्रिज्म। कि प्रिज्म में दो समतल पृष्ठ जब किसी कोण पर एक झुकाव पर मिलते हैं तो प्रिज्म कहलाता है। और ये वाले जो पृष्ठ होंगे बच्चों आपके, ये कहलाते हैं आपके अपवर्तक पृष्ठ। क्या कहलाते हैं? अपवर्तक पृष्ठ कहलाते हैं। ठीक है, और ये वाला जो कोण कहलाता है वो बच्चों क्या कहलाता है? आपका अपवर्तक कोण। अपवर्तक कोण कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक बच्चों बात समझ में आ पा रही है आपके? अब हम यहाँ जो पढ़ने वाले हैं बच्चों, प्रिज्म के द्वारा अपवर्तन पढ़ने वाले हैं। अब से पहले हमने जो बच्चों पढ़ा है अपवर्तन के बारे में, हमने दर्पण के माध्यम से पढ़ा कि अपवर्तन या परावर्तन किस तरीके से होगा, है ना। फिर हमने लेंस के माध्यम से पढ़ा कि अपवर्तन किस तरीके से होना है आपका। ठीक है, एक ऐसा पारदर्शी माध्यम इसके आर पर हम देख सकते हैं, उसको हम यहाँ पर घटना कहते हैं, अपवर्तन की घटना। परावर्तन यानी कि जब किसी दर्पण से प्रकाश टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। ठीक है, लेकिन अब अपवर्तन की जो घटना है बच्चों हम पढ़ेंगे प्रिज्म के माध्यम से। ठीक है, तो इसमें आप ध्यान देंगे बच्चों, चित्र 81 में आपको दिखा रखा होगा बच्चों यहाँ पे कि एबीसी कांच के एक प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद है, यानी कि प्रिज्म बना रखा है हमने यहाँ पर एबीसी के लिए। अगर यहाँ पे इसको आप इस तरीके से मिला दें तो आपका एबीसी आपका एक प्रिज्म बन जाता है। ठीक है, इसमें जो आपका एबी तल है, ए बी, और ए सी जो तल होगा आपका अपवर्तक दर्शाया गया है, यानी कि अपवर्तक पृष्ठ होंगे ये। ठीक है, जिसको यहाँ पे अपवर्तक तल भी कहा जा सकता है। ये तल आपके क्या कहलाते हैं बच्चों? अपवर्तक तल कहलाते हैं। ठीक है, इस लाइन के बीच बने कोण को, कोण जो आपका ए बना हुआ ये वाला बच्चों, उसको कहते हैं आप यहाँ पर अपवर्तक कोण, जबकि बीसी आपका होगा यहाँ पर आधार, बेस होगा ये वाला बीसी आपका। ठीक है, इसको यहाँ पर कहा जाएगा बच्चों आधार। ठीक है, तो यहाँ तक बच्चों बात आपके समझ में आ पा रही होगी। अब दूसरा अगर आप यहाँ पे देखें बच्चों की प्रिज्म के अपवर्तन की जो घटना यहाँ पर है वो किस तरीके से यहाँ पे दिखा रखी है, तो नॉर्मली बच्चों होना क्या होता है इसमें कि जब भी किसी प्रिज्म पर हम कोई एक आपतित किरण लेते हैं, अगर यहाँ पे देख पा रहे हो बच्चों, एक आपतित किरण जो अगर आप देखते हैं यहाँ पे, आपतित किरण आपकी ये वाली जो है पी से स्टार्ट होती है, पी क्यू। ठीक है, और ये लाइन बच्चों आपकी आगे तक जानी चाहिए थी। ठीक है, डॉटेड आपको अगर नजर आ पा रही हो, यहाँ पर आपके पास में जो पॉइंट ये वाला है, ठीक है, ये पॉइंट इसका
नॉर्मल होगा। यहाँ पर एक यहाँ आप एक अभिलंब डाल देते हैं एन क्यू ई। एन क्यू जो आपका बच्चों होगा यहाँ पर वो अभिलंब होगा। अभिलंब का मतलब वो इस पृष्ठ पे 90 डिग्री का एंगल बना के चलता है। ठीक है। अपवर्तन के लिए आप जानते होंगे अपवर्तित करण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल एक ही बिंदु पर होने चाहिए, ये अपवर्तन का नियम था। तो अभिलंब इसको मान लेते हैं आपकी आपतित करण हो जाएगी। ठीक है। अब दूसरा ये था कि जब इसका प्रिज्म का बच्चों अपवर्तन होना है यहाँ से, तो ये जो लाइन थी जानी चाहिए थी वास्तव में ऐसे, पर ये लाइन ऐसे ना जाके क्या हुआ होगा कि ये लाइन यहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक है। और इस पॉइंट पर आने जाने के बाद में इसको जाना चाहिए था सीधे, पर ये सीधे ना जाके क्या होता है कि अपवर्तन के नियम के अनुसार अपवर्तित किरण अभिलंब की ओर झुक के चलती है। तो अभिलंब बच्चों आपके पास में ये वाला होगा, अभिलंब आपके पास में ये वाला है। ठीक है। अभिलंब होने जाने की वजह से ये अभिलंब की तरफ झुक के चलती है, इसलिए ये लाइन नीचे की तरफ आ जाएगी। ठीक है। और जब ये लाइन नीचे की तरफ आएगी तो ये लाइन आपकी इस तरीके से निकलती है। ठीक है। बात समझ में आ रही है आपके। अब इस लाइन को बच्चों यहाँ पर भी एक अपवर्तक पृष्ठ है, इसलिए यहाँ पर भी आपको एक अभिलंब ड्रॉ करना होगा। ठीक है। अभिलंब आपको यहाँ पर एक ड्रॉ करना होगा। तो जिसके लिए बच्चों आपने यहाँ पर एक अभिलंब ड्रॉ किया, ये वाला आप देख पा रहे होंगे, आपने यहाँ पर एक अभिलंब ड्रॉ कर दिया, ये वाला। क्लियर बात हुई। अब अगर आपने अभिलंब ड्रॉ कर दिया बच्चों, तो हुआ क्या होगा कि इस लाइन को यहाँ से सीधे निकलना था। ठीक है। पर हम जानते हैं कि जब भी किसी प्रिज्म से बाहर जब प्रकाश निकलता है तो अभिलंब से दूर हटते हुए निकलता है। ठीक है। तो दूर अभिलंब आपके पास में बच्चों ये हो गया, तो दूर के लिए ये नीचे की तरफ जाएगा। इसलिए बच्चों ये जो लाइन थी आपकी, ये लाइन अपवर्तन के नियम के अनुसार इस तरीके से नीचे की तरफ निकल जाएगी। बात समझ में आ रही है आपके। तो हम यहाँ पर बच्चों कह सकते हैं जो पी क्यू आपकी रही होगी, ये आपकी रही होगी आपतित किरण, आपतित किरण है ना। और ये जो आपकी रही होगी बच्चों, ये रही होगी अपवर्तित, अपवर्तित किरण। ठीक है। जैसे ही आपतित को बच्चों आगे बढ़ाते हैं, अपवर्तित को पीछे हटाते हैं। अपवर्तित को अब आपको बच्चों पीछे की तरफ हटाना होगा। ठीक है। जैसे ही बच्चों पीछे हटाते हैं इस लाइन को, तो ये पॉइंट ओ पर काट देते हैं एक दूसरे को। आप देख पा रहे होंगे एक दूसरे को इस पॉइंट पर काटते हैं बच्चों, ये ओ पॉइंट पर काटते हैं, जहां पर एक एंगल बन जाता है इसको डेल से दिखाते हैं। इसको बोलते हैं बच्चों विचलन कोण, विचलन कोण कहते हैं। ठीक है। इसको बोलते हैं बच्चों विचलन कोण। बात समझ में आ रही है आपके। और ये आपका एक अभिलंब आपका ये वाला, जैसे पहला वाला अभिलंब था उसको आप यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। ठीक है। तो जो यहाँ पर काटते थे एक दूसरे को अभिलंब, वहां पर आपका एक पॉइंट बन जाता है ई। ठीक है। अब यहाँ पर जो आपके एंगल थे, ये आपतित किरण थी, ये अभिलंब था, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनता है आपतन कोण। इसको रिप्रेजेंट किया गया बच्चों I1 से। ठीक है। और अपवर्तित किरण अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको रिप्रेजेंट किया गया स्मॉल r1 से, इसको बोलते हैं अपवर्तक कोण। ठीक है। इसी तरीके से सामने के कोण बन जाएंगे I2 और R2। ठीक है। बात समझ में आ रही है आपके। आपतित किरण को आगे बढ़ाएंगे, अपवर्तित को पीछे हटाएंगे, तो जिनके बीच जो कोण बनता है उसको बोलते हैं बच्चों विचलन कोण। इसको रिप्रेजेंट किया था डेल से। बात क्लियर होगी। और जो डेल बनता है यहाँ पे आपके एंगल बन जाते हैं, त्रिभुज बन जाते हैं, एक ओ एक क्यू आर है ना। इस तरीके से अभी इसको आगे चल के देखेंगे डायग्राम में कि होने वाला क्या है यहाँ पर। तो जब आगे चलते हैं बच्चों देखेंगे ध्यान से यहाँ पे। दूसरा आपको एक चीज देखनी है कि जो विचलन कोण होगा, यानी कि अगर हम विचलन कोण के बारे में बात करें बच्चों, ये जो एंगल बनता है ये डिपेंड करता है कि आपतन कोण की वैल्यू कितनी है। आपतन कोण यानी कि जो लाइन आपकी वाली है ये वाली, ये आपने किस एंगल से ड्रॉ करी है। ठीक है। एक विशेष कोण के लिए आपतन कोण का मान न्यूनतम होता है, उसके पहले उसके आगे जैसे जैसे वैल्यू को बढ़ाएंगे तो वो मान आपका बढ़ता चला जाता है, लेकिन एक विशेष कोण के लिए वो न्यूनतम होता है। उस न्यूनतम कोण को डेल एम से बच्चों रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। उसके लिए ग्राफ यहाँ पर आ जाता है। आपतन कोण, आपतन कोण यहाँ पे है ना, आपतन कोण तथा विचलन कोण के बीच में एक ग्राफ बन जाते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो किसी दिए गए बच्चों ध्यान से देखेंगे, किसी दिए हुए प्रिज्म के लिए विचलन कोण का मान प्रिज्म के आपतित प्रकाश किरण, आपतित प्रकाश किरण के आपतन कोण, ठीक है, पर निर्भर करता है। यदि प्रिज्म पर भिन्न भिन्न आपतन कोण, भिन्न भिन्न आपतन कोण, परंतु प्रत्येक 30 से अधिक होना चाहिए, मतलब 35 हो, 40 हो, 45 हो, 50 हो, 48 हो, इस तरीके से 30 से कम नहीं रखना आपको यहाँ पर। ठीक है।
30 से कम, 30 से अधिक होना चाहिए, तो प्रत्येक किरण के लिए विचलन कोण का मान अलग अलग होगा। लेकिन एक विशेष कोण के लिए आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जो हमने यहाँ पर एंगल लिया है 30 पर, अगर आप देखें बच्चों यहाँ पे इस तरीके से, आप 30 वाले पे देखेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा इस तरीके से, ठीक है। इस लाइन को अगर आप ड्रॉ करते हैं यहाँ पे तो आपको यहाँ मिल जाएगा। 40 पे जाते हैं तो 40 पे आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से ये आपको मिल जाएगा, ठीक। लेकिन अगर 50 पे जाते हैं आप यहाँ पे बच्चों, तो 50 पे आपको न्यूनतम वैल्यू मिलती है, और जैसे 60 पे जाते हैं आप तो 60 पे फिर से आपको वैल्यू अलग मिल जाती है, ठीक है। 70 पे जाएंगे तो फिर से वैल्यू आपकी बढ़ जाती है, ठीक है। 80 पे जाएंगे तो 80 पे जाके वैल्यू आपकी बढ़ जाती है। ये आपका विचलन कौन होगा। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे बच्चों कि 50 आपतन कोण, यानी कि अगर आई की वैल्यू 50 डिग्री कर लेते हैं तो उसके लिए जो विचलन कोण होगा वो न्यूनतम होता है। इस न्यूनतम विचलन कोण को बच्चों रिप्रेजेंट किया था डेल एम से। किससे रिप्रेजेंट किया था, डेल एम से, ठीक है। एक विशेष आपतन कोण के लिए विचलन कोण का मान न्यूनतम होता है, उस न्यूनतम कोण को रिप्रेजेंट किया था बच्चों किससे, डेल एम से। एक और केवल एक विशेष आपतन कोण के लिए प्रिज्म से उत्पन्न विचलन कोण अल्पतम होता है। अल्पतम विचलन कोण की स्थिति में इसको डेल एम से बच्चों प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। उससे पहले भी वैल्यू ज्यादा होगी, उसके बाद भी वैल्यू ज्यादा हो जाती है विचलन कोण के लिए, क्योंकि विचलन कोण आपका बढ़ रहा है ऊपर की तरफ और आपतन कोण जा रहा है बच्चों आपका आगे की तरफ। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है यहाँ पर कि एंगल जो आपको लेकर चलना है वो 30 से ज्यादा लेकर चलना है, ठीक है। चलिए बच्चों, अब इसके लिए डेरिवेशन निकालेंगे यहाँ पे, कि अगर डेरिवेशन आपको निकालना पड़ जाए कि प्रिज्म के द्वारा अपवर्तन का जो सूत्र निकाला जाएगा वो कैसे निकाला जाएगा, ठीक है। तो ध्यान देंगे बच्चों यहाँ पे प्रिज्म के अपवर्तन के लिए सूत्र, ठीक है। अपवर्तन, चूंकि यहाँ पे बच्चों अपवर्तन होगा, तो अपवर्तन के लिए आपको यहाँ पे क्या लगाना होगा। यहाँ पे सबसे पहले तो आप क्या निकाल के बताएंगे, यहाँ पर इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम देख पा रहे होंगे त्रिभुज, त्रिभुज यहाँ पे क्यू दिखा रखा है, क्यू ओ आर में बहिष्कोण जो होगा आपका, ये जो आपका होगा बच्चों ये बहिष्कोण होगा, ठीक है। ये यानी कि अगर आप इसको देखें तो ये वाला जो एंगल जा रहा है आपका, ये वाला इस तरीके से, ठीक है। इसमें जो आपका बहिष्कोण होगा, ठीक है, हम यहाँ पर कह सकते हैं जो बहिष्कोण होगा वो अपने सामने के सम्मुख कोणों के बराबर होता है, यानी कि डेल 1 प्लस डेल 2 के बराबर होगा, जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में दिखा रखा होगा, ठीक है। तो जो डेल की वैल्यू आपकी जाती है वाली, अगर आप इसको देखें, यानी कि डेल 1 प्लस के डेल 2 जाता है, और डेल 1 की वैल्यू अगर आप देखें तो त्रिभुज आपका बन जाता है बच्चों यहाँ पे क्या बन जाता है, ओ क्यू आर, और दूसरा जाएगा ओ आर क्यू, ठीक है। एक जाएगा इस तरीके से, दूसरा जाएगा इस तरीके से, ये पहला और ये दूसरा, ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपका जाएगा। अब अगर बात करते हैं यहाँ पे, अगर बात करते हैं बच्चों यहाँ पे, तो आपकी जो वैल्यू होगी डेल 1 की वो किसके बराबर होगी, ये कोण अगर आपके पास में I1 है तो ये वाला पूरा कोण आपके पास में I1 होगा, ठीक है। तो यहां से I1 में से R1 को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इसलिए आप देखें यहाँ पे बच्चों, आपकी जो वैल्यू यहाँ पे निकल के आती है I1 माइनस R1 निकल के आती है, और इसी तरीके से जब इस कोण को निकाला जाएगा तो I2 माइनस R2 निकाला जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों में बच्चों I को एक साथ लिया जाएगा और R को एक साथ लिया जाएगा। आई वाले एक साथ आ जाएंगे तो दूसरा वाले में आपका माइनस लग जाएगा, क्योंकि जब इसको लिया जाएगा ये प्लस का ये प्लस का, तो आपका आ जाएगा I1 प्लस I2 बराबर, सॉरी माइनस R1 प्लस R2, ठीक है। इससे मान लेंगे आप समीकरण नंबर 1। उसके बाद ध्यान देंगे बच्चों, इस स्नेल का नियम लगा के चलेंगे, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम बच्चों क्या कहता है, स्नेल का नियम होता है आपका n बराबर आपका आ जाएगा यहाँ पे बच्चों साइन I1 बटे साइन R1 निकल का जाएगा इस तरीके से यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे I1 बराबर आपका R निकल जाएगा, चूंकि I आपका आपतन कोण है और R1 आपका चला जाएगा यहाँ पे आपका अपवर्तन कोण, ठीक है। इसे मान के चल लेंगे बच्चों यहाँ पे समीकरण नंबर 2 मान के चल लेंगे, ठीक। और आपको बच्चों यहाँ पे I1 की वैल्यू निकालनी है और I2 की वैल्यू, सॉरी R1 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ये वैल्यू आपको निकाल के यहाँ पे रख देनी है, ठीक है। अगर यहाँ तक बात बच्चों आपके समझ में आ जाती है तो आगे चल के देख लेते हैं यहाँ पे।
ध्यान से देखेंगे बच्चों यहाँ पे, अब यहाँ पे जब आपको वैल्यू निकालनी होगी, ठीक है, तो उसके लिए आप ध्यान से देख के चलेंगे बच्चों। हमारे पास में एक जाता है आपके पास में, अब जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों के योगफल 360 डिग्री होता है और आमने सामने के जो कोण होते हैं वो क्या होते हैं, उनकी वैल्यू 180 होती है। तो अगर आप बच्चों यहाँ पर देख पाए, अगर आप बच्चों इसको देख पाए, ये जो आपके पास में ट्रेंगल जा रहा है ये वाला ए बी है ना, ए क्यू और आर यहाँ पे, ठीक है, और साथ में अगर आप देखें यहाँ पे बच्चों एक ये पॉइंट जा रहा है आपका, प्लस एक दूसरा पॉइंट आपका ये वाला जा रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे बच्चों कह सकते हैं चित्र से चतुर्भुज ए क्यू ई आर में कोण ए प्लस कोण ई, इसकी वैल्यू कितनी जाएगी बच्चों, 180 हो जाएगी। इसे मान लेंगे तीसरी इक्वेशन, चूंकि इसके कोण, चूंकि चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योगफल कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री होता है, ठीक है। अगर यहाँ तक बात आपके समझ में आ जाती है तो आगे चल के देख लेते हैं। यहाँ पे दूसरा आपके पास ये जाएगा, एक लाइन ये जाएगी, एक यहाँ पे त्रिभुज बन जाता है बच्चों ये वाला, एक लाइन आपके पास में जाएगी, ठीक है। तो अगर आप देख पाए चित्र से, तो आप कह देंगे बच्चों यहाँ पे चित्र से त्रिभुज क्यू ई आर में, ठीक है, अगर आप देखें यहाँ पे तो कोण R1 प्लस कोण R2 प्लस ई, इसकी वैल्यू भी 180 हो जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों के योगफल बच्चों कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। अगर यहाँ तक बात आपके क्लियर हो जाती है तो आगे चलते हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ से समीकरण 3 व 4 से अगर देखते हैं तो आप यहाँ पे 180 की जगह वैल्यू रख सकते हैं, तो आपका आ जाएगा R1 प्लस के R2 प्लस ई बराबर ए प्लस के ई आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 180 की वैल्यू आपने रख दी यहाँ पे। अब जब इसको वैल्यू आप रख देंगे यहाँ से, तो आप देखेंगे ये वैल्यू आपकी ई से ही कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बच जाएगा बच्चों ए प्लस के आर, ए बराबर R1 प्लस के R2 बच जाएगा। इसे मान के चलेंगे बच्चों इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। यहाँ तक बच्चों आपके बात समझ में आ जाती होगी, और अगर यहाँ तक बच्चों बात आपके समझ में आ जाती है तो उसके आगे लिख के चलते हैं न्यूनतम विचलन की अवस्था में, न्यूनतम विचलन की अवस्था में। अब न्यूनतम विचलन की अवस्था में क्या होगा बच्चों, न्यूनतम विचलन की स्थिति में बच्चों क्या होगा कि जो आपका I1 था वो I2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है, और जो आपका R1 था वो R2 के बराबर हो जाएगा, और जो आपका डेल था बच्चों वो डेल M के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से जो आपका निकल के आ रहा था बच्चों R2, उसको आप लिख देंगे R1, चूंकि न्यूनतम विचलन की अवस्था में दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। फिर यहां से आप लिख सकते हैं इसको 2R1, और यहां से R1 की वैल्यू आपके निकल जाएगी 2 अपॉन में, सॉरी, यहां से वैल्यू आपको निकल कर जाएगी a अपॉन में 2, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई। और समीकरण बच्चों अगर आप देख पा रहे हो, ठीक है, अगर आप समीकरण नंबर 1 देख पा रहे हो तो आपको समीकरण नंबर यहां से नजर आएगी, ये वाली वैल्यू आपकी, कि डेल बराबर आपका जो था यहाँ पे बच्चों वो I1 प्लस I2 माइनस के R1 प्लस R2 था, ठीक है। तो उसको फिर से नीचे ले आएंगे, है ना। देखें तो आप क्या काम करेंगे बच्चों, यहाँ पे समीकरण नंबर 1 से, है ना, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से बच्चों डेल की जगह हो जाएगा डेल M, और यहाँ पे आपका I1 प्लस I1 हो जाएगा माइनस के R1 प्लस के R1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों का देख लेते हैं, डेल M इजिकल टू आपका आ जाएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 2I1 निकल के आ जाएगा, 2I1 माइनस के, अगर यहाँ पे देख लेते हैं बच्चों तो आप इसकी जगह वैल्यू क्या रख सकते हैं, यहाँ पे देखें I1 प्लस I1 इजिकल टू आपका ये आ जाएगा, यानी कि आप यहाँ पे रख सकते हैं यहाँ पे वैल्यू केवल a, ठीक है। और अगर आप वैल्यू को यहाँ पे a रख सकते हैं, अगर आप यहाँ वैल्यू केवल a रख सकते हैं तो आप देखिए बच्चों 2I1 इजिकल टू आपका क्या आएगा a प्लस के डेल M, और I1 बराबर क्या जाएगा आपका a प्लस के
डेल एम अपॉन में 2। ठीक है, तो आप यहां से देखेंगे R1 और I1 के मान, इनको कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में, समीकरण 2 में रखने पर। और जैसे ही बच्चों आप समीकरण 2 में रखते हैं तो आपका मान निकल कर जाएगा। देखिए बच्चों, आपका मान निकल कर जाएगा यहाँ पे कितना, जैसे आप समीकरण 2 में रखते हैं तो आपकी वैल्यू निकल कर जाएगी यहाँ पे n बराबर साइन a प्लस डेल m अपॉन 2 अपॉन में साइन a अपॉन में 2। ये है किसी भी प्रिज्म के द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र, यानी कि अपवर्तन का जो लिए सूत्र जो आएगा प्रिज्म के माध्यम से वो ये आएगा, n बराबर साइन a प्लस डेल m अपॉन 2 अपॉन में साइन a बाई 2। ठीक है, और यदि प्रिज्म बहुत पतला हो तब क्या स्थिति बन जाती है बच्चों, यदि प्रिज्म बहुत पतला हो तो देखिए जैसे भी आपके पास फॉर्मूला निकल कर आया था, n बराबर साइन a प्लस के डेल m अपॉन में 2 अपॉन साइन a बाई 2। ठीक है, यहां तक बात निकल कर आ चुकी थी आपकी। यदि प्रिज्म बहुत पतला हो तो उस केस में क्या होगा बच्चों, साइन a प्लस डेल m अपॉन 2 की जगह केवल लिखा जाएगा a प्लस के डेल m अपॉन में 2। ठीक है, इसको मान के चलेंगे, इक्वेशन नंबर 6 मान लेंगे इसे। ठीक है, और साइन a बाई 2 की जगह केवल रखा जाएगा बच्चों a बाई 2। ठीक है, अब इन दोनों मानों को समीकरण नंबर 6 में रखेंगे, समीकरण 6 में रखेंगे। तो जब समीकरण नंबर 6 में रखें तो आपकी वैल्यू निकल जाएगी बच्चों n बराबर a प्लस के डेल m अपॉन में 2 अपॉन a अपॉन में 2। ठीक है, तो यहां से बच्चों क्या होगा, आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास जो बचेगा उसको यहाँ लिखा जाएगा। क्या बचेगा आपके पास में बच्चों, n बराबर a प्लस के डेल m अपॉन में क्या आएगा, a आएगा। और यहां से जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे बच्चों तो a प्लस डेल m बराबर n a जाएगा, और a जाएगा उस साइड में तो डेल m इज इक्वल टू आपका जाएगा n a माइनस के a। अब यहां से a कॉमन जाएगा बच्चों तो आपके पास बचेगा n माइनस 1 इंटू में a। तो न्यूनतम विचलन की अवस्था में जो विचलन कोण का मान निकल कर आएगा बच्चों वो निकल कर आएगा डेल m इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू a। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले आपको बच्चों अच्छी तरीके से याद रखने हैं। अगर आपके पास में विचलन कोण का मान ज्यादा होगा तो उस केस में फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला, n बराबर साइन a प्लस डेल m अपॉन 2 अपॉन साइन a बाई 2। लेकिन यदि विचलन कोण का मान न्यूनतम होगा तो उस केस में आप फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला। ठीक है, यदि प्रिज्म बहुत पतला होगा, डेल m इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू a। ठीक है, तो यहां से हम किसी भी प्रिज्म के द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के लिए जो अपवर्तनांक का सूत्र होगा वो स्थापित कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, और ये इतने इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों आपका बोर्ड के एग्जाम के लिए। अगर मैं आपको दिखा दूं कितनी बार ये पूछा गया है, आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे देखिए, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र अल्पत है ना, विचलन कोण प्रिज्म कोण के पदों में निगमित कीजिए। 10 में आया, 11 में आया, 19 में आया, तो आपको पूरा पूरा बच्चों ये प्रूफ करना था, है ना। जैसे भी आपको याद हो हमने यहाँ पर कर दिया है, ये कर रखा है क्वेश्चन नंबर जो 6 है। ठीक है, तो ध्यान से देख के चलेंगे आप इसको कर पाएंगे। ठीक, यहाँ दिखा भी रखा, बता भी रखा कि ए क्या है ना, ए विचलन प्रिज्म कौन है, डेल एम अल्पतन विचलन कौन है, या 2012 में जिस तरीके से लैंग्वेज को बदल दिया है लेकिन है वही। ठीक है, किसी प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के लिए प्रिज्म के कोण न्यूनतम विचलन कोण के पदों में व्यंजक स्थापित कीजिए, तब भी मतलब एक ही रहेगा। यदि किसी पतले प्रिज्म का प्रिज्म कोण ए हो, है ना, कम हो, बहुत कम हो, तो उसमें दिखाइए कि न्यूनतम विचलन कोण डेल बराबर n माइनस 1 इंटू ए होगा। ठीक है, जैसे भी आपको यहाँ पे करके दिखाया हमने, ये करके दिखाया डेल m इजिकल टू n माइनस 1 इंटू ए। तो आपको इस तरीके से बच्चों यहाँ पे करना होगा। ठीक है, ये देखिए ये सवाल इस तरीके से पूछ रखे हैं, तो आप इस सवाल को देखिए बच्चों कितनी बार ये क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया आपसे। ठीक है, और लैंग्वेज को घुमा घुमा के पूछा गया, लेकिन करना आपको मैन वही है। ठीक है, जो आपको भी समझाया गया है, इसमें हमारा पूरा डेरिवेशन जाएगा ये वाला। ठीक है, अब आगे चल लेते हैं बच्चों। अगला हेडिंग है हमारा प्रिज्म द्वारा परिक्षेपण। अब परिक्षेपण क्या है बच्चों,
कि जब भी किसी श्वेत प्रकाश को, सूर्य के श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारते हैं तो उसका 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। 7 रंग आपको दिखाई देते होंगे, है ना। जब भी आप देखेंगे किसी भी एक्सपेरिमेंट में, आपने देखा होगा जब 10th क्लास में आप थे तो वहां पर भी आपने पढ़ा होगा इसके बारे में कि जब सूर्य के श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारते हैं तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। ठीक है, उस पूरी घटना को बच्चों यहाँ पे कहा जाता है वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण कहा जाता है। ठीक है, आप 7 रंग जानते होंगे विबोर के नाम से, ये वाला ये होता है यहाँ पे आपका, कि लाल रंग सबसे ऊपर होता है ना। तो उसके बीच में जो आपको कलर मिलेंगे, आपको मिलेंगे लाल मिल जाएगा, ठीक है, ऑरेंज मिल जाएगा, ठीक, येलो मिल जाएगा, ठीक है, उसके बाद आपको ग्रीन हरा मिल जाएगा, ठीक है, फिर आपको ब्लू नीला मिल जाएगा, इंडिगो मिल जाएगा आसमानी, है ना, फिर भी वॉलेट बैंगनी रंग मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको 7 रंग मिलते हैं। आप जानते हैं कि 7 रंगों में लाल रंग की जो तरंगदैर्घ्य होती है वो 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। ये दृश्य प्रकाश होता है, ये 4000 एंगस्ट्रॉम इसकी तरंगदैर्घ्य होती है। और आप जानते हैं कि न्यू बराबर जो C/लेमडा के फॉर्मूले से होता है, तो इसलिए इसकी आवृत्ति यानी कि न्यू मिनिमम होगा और ये न्यू मैक्सिमम होती है आवृत्ति। ठीक है, बात समझ में आ पा रही है बच्चों आपके। तो सिंपल सा फॉर्मूला बस इतना है हमारा कि श्वेत प्रकाश अपने अभी भी रंगों की किरणों में विभक्त हो जाता है ना। जब भी निकाला जाएगा, गुजारा जाएगा तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। जैसे श्वेत प्रकाश को निकाला जा रहा है बच्चों, तो ये जब इसका वर्ण विक्षेपण होगा तो ये ऊपर से लेकर नीचे तक यहाँ पे आपको 7 रंग नजर आएंगे। लाल रंग सबसे ऊपर होगा, ठीक है, और बैंगनी रंग सबसे नीचे होगा, यानी कि बैंगनी रंग का विक्षेपण सबसे ज्यादा होगा। ये डिपेंड करता है अपवर्तनांक पर। ठीक है, प्रकाश के निर्वात में चाल या वायु में चाल बटे प्रकाश की उस पदार्थ में चाल। ठीक है, प्रकाश के उस पदार्थ में चाल जो चाल होगी, तो डिपेंड करता है ये अपवर्तनांक पे। ठीक है, वर्ण विक्षेपण हो जाता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण अथवा परिक्षेपण कहते हैं। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि पदार्थ की अलग अलग रंगों की चाल का अलग अलग होना, जिस वजह से यहाँ पर आपको ये 7 रंग नजर आते हैं। ठीक, सिंपल सा क्या याद रखना है आपको, सिंपल सा आपको ये याद रखना है कि जब भी सूर्य के श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाने की जो घटना है, उस घटना को कहते हैं बच्चों यहाँ पे वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। और 7 रंग कौन से हैं, विबोर के नाम से आप जानते हैं कि ऊपर लाल मिलेगा, नीचे आपको वॉयलेट मिलेगा, बैंगनी रंग मिलेगा। ठीक है, बैंगनी रंग की जो प्रकाश किरणों में सबसे नीचे मिलता है आपको, लाल रंग प्रकाश किरण में सबसे ऊपर मिलेगा, सबसे ऊपर प्राप्त होगा। ठीक है, अर्थात बैंगनी रंग की प्रकाश किरणों के लिए विचलन अधिकतम होता है। आप देख पा रहे होंगे डेल V जो है वो मैक्सिमम हो रहा है और डेल R जो आपका न्यूनतम हो रहा है। ठीक है, लाल रंग के लिए ये न्यूनतम होता है। ठीक है, तो इतनी बात आप समझ गए होंगे। चलिए अब आगे चल लेते हैं। आगे अगर हम चलते हैं बच्चों तो आपसे पूछ लेता है कि कोणीय वर्ण विक्षेपण। अब कोणीय वर्ण विक्षेपण क्या होता है बच्चों, कि जब भी सूर्य के श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो उसका जो 7 रंगों में विभक्त हो जाने की घटना होती है, 7 रंग आपने देखे होंगे, ऊपर सबसे आपको मिलता है लाल रंग, है ना, नीचे आपको मिलता है वोलेट बैंगनी रंग, तो उस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, अब कोणीय वर्ण विक्षेपण क्या होगा कि जब भी सूर्य के श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो उसके सबसे ऊपर यानी कि लाल रंग और बैंगनी रंगों के बीच बने कोण को, अब इनके बीच में जो कोण बनता है उसको अगर हम पीछे हटाते हैं तो ये थीटा पे काट देते हैं, एक दूसरे को थीटा पे काट देते हैं ना, तो थीटा को बच्चों यहाँ पर कहते हैं कोणीय वर्ण विक्षेपण। बात समझ में आ रही है आपके। जब भी किसी सूर्य के श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाएगा, जैसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे 2 रंग आपको मैक्सिमम लाल, नीचे आपको बैंगनी मिलता है, तो लाल व बैंगनी रंगों के बीच बने कोण को क्या बोलते हैं बच्चों, कोणीय वर्ण विक्षेपण। यानी कि थीटा इज इक्वल टू आपका आ जाएगा डेल V माइनस डेल R आ जाएगा, डेल V माइनस डेल आ जाएगा। डेल V क्या है, बैंगनी रंग के लिए विचलन कोण, डेल R क्या है, लाल रंग के लिए विचलन कोण। और यदि आप जानते हैं यहाँ पे अभी हमने पढ़ा था कि डेल M इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू में a जाता है, तो उस तरीके से डेल R के लिए बच्चों यहाँ पे n r माइनस 1 इंटू में a लिख सकते हैं ना, चूंकि प्रिज्म कोण तो सबके लिए a ही रहेगा। एन आर क्या लिखा मैंने, लाल रंग का अपवर्तनांक। ठीक है, और उसी तरीके से डेल V के लिए हम यह लिख सकते हैं एन वी माइनस के 1 इंटू में a। तो जैसी वैल्यू बच्चों यहाँ रखी जाएगी तो आपका बन जाता है थीटा इज इक्वल टू, आप देख रहे हैं इन दोनों कोणों का जो डिफरेंस होगा वही तो वैल्यू निकल के आ जाएगी आपकी वाली, है ना। तो देखिए यहाँ पे जब रखा जाएगा तो एन वी माइनस के 1 इंटू में a रखा जाएगा, माइनस के एन आर माइनस 1 इंटू में a रखा जाएगा।
अब यहां से बच्चों कॉमन आ जाएगा हमारा ए, यानी कि एन वी माइनस के 1 माइनस एन आर प्लस 1 इंटू में ए चला जाएगा। अब 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू आपका जाएगा एन वी माइनस के एन आर इंटू में ए आ जाएगा। तो ये आपका बन गया मेन फॉर्मूला। बात समझ में आ गई? देखिए यहाँ पे दो रंगों की निर्गत किरणों के बीच बने के बीच का कोण उन रंगों के लिए कोणीय वन विक्षेपण कहलाता है। यदि डेल आर डेल वी जो है लाल रंग में बैंगनी रंगों की किरणों के लिए अल्पतम विचलन कोण है, तो तब उस केस में कोणीय वन विक्षेपण कितना आएगा बच्चों? थीटा इज इक्वल टू डेल वी माइनस डेल आर। या तो फॉर्मूला आप ये वाला लगा सकते हैं, या इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें पूर्णांक के पदों में, तो आपके पास आ जाएगा ये वाला। ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, क्वेश्चंस करने में मदद करेगा। चलिए अब आगे चल लेते हैं। आगे हमारे पास में जाएगा बच्चों किसी प्रकाशिक माध्यम की वर्ण विक्षेपण क्षमता। अब क्षमता के लिए आपको बच्चों क्या करना होगा? जैसे भी हमने पढ़ा था बच्चों यहाँ पे कि जब भी सूर्य के स्वतः प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो 7 रंगों में व्यक्त हो जाता है। ऊपर जाता है लाल रंग, नीचे जाता है बैंगनी रंग। ठीक है, और कोणीय वन विक्षेपण पढ़ा हमने कि लाल रंग व बैंगनी रंगों की निर्गत किरणों के बीच बने कोण को, जो थीटा कोण बनाता है, उसको बोला हमने कोणीय वन विक्षेपण। लेकिन वन विक्षेपण क्षमता क्या है बच्चों? एक तो उसको रिप्रेजेंट किया था ओमेगा से, और इन दोनों रंगों के मध्यवर्ती रंग बच्चों हम यहाँ पे मान के चलते हैं येलो रंग होगा आपके पास में। जैसे हम जाएंगे यहाँ पे तो वो आपका जारा होगा बच्चों, यहाँ पे येलो जारा होगा। इस तरीके से जाके वो इस तरीके से निकल गया होगा, तो आपके पास में जो यहाँ जाएगा बच्चों येलो कलर चला जाएगा, मध्यवर्ती जो रंग जाएगा। बात समझ में आ पा रही है आपके? तो वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या है? लाल व बैंगनी रंगों की निर्गत किरणों के बीच बने कोण तथा मध्यवर्ती रंग के विचलन कोण का अनुपात। देखें बच्चों यहाँ पे जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रकाशिक माध्यम जैसे प्रिज्म है ना द्वारा वर्ण विक्षेपण होता है, तो किन्हीं दो रंग जैसे बैंगनी और लाल रंग की निर्गत किरणों के बीच बने उत्पन्न कोणीय वर्ण विक्षेपण थीटा, तो इन रंगों के मध्य रंग यानी कि आप पीला देख सकते हैं यहाँ पे, के लिए विचलन कोण डेल वाई का जो अनुपात होता है उसी को यहाँ पर बोलते हैं बच्चों वर्ण विक्षेपण क्षमता। और वर्ण विक्षेपण क्षमता को ग्रीक अक्षर आप रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों ओमेगा से, है ना। तो ओमेगा बराबर आपका जाता है थीटा अपॉन में डेल वाई, है ना। डेल वाई क्या? येलो रंग के लिए, पीले रंग के लिए विचलन कोण। ठीक है, अब यहां से अगर देख लेते हैं थीटा की वैल्यू ऊपर आपकी आ गई थी डेल वी माइनस डेल आर अपॉन में डेल वाई रख के सॉल्व कर सकते हैं इसको, या ऊपर आप रख सकते हैं एन वी माइनस एन आर इंटू में ए अपॉन में क्या रख सकते हैं बच्चों यहाँ पे एन वाई माइनस 1 इंटू में ए। अब ए से बच्चों क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बच जाएगा यहाँ पे ओमेगा बराबर एन वी माइनस एन आर अपॉन में एन वाई माइनस के 1। ठीक है, तो उस तरीके से आप क्षमता निकाल सकते हैं वर्ण विक्षेपण क्षमता। ठीक है, तो यहाँ तक बच्चों बात आपके समझ में आ गई होगी। चलिए, अगर यहाँ तक बच्चों बात आपके समझ में आ गई है तो अब आगे चल लेते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है बच्चों कि जब सूर्य का श्वेत प्रकाश वायुमंडल में उपस्थित धूल के कणों से टकराता है तो वो चारों तरफ फैल जाता है ना, चारों तरफ फैल जाता है, जिस घटना को यहाँ पे बोलते हैं बच्चों प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, प्रकाश के प्रकीर्णन डिपेंड करता है कि प्रकाश जो आपका निकल रहा है उसमें जो तरंगदैर्घ्य होती है वो तरंगदैर्घ्य के अकॉर्डिंग उसकी तीव्रता डिपेंड करती है। ये हमें बताया था लॉर्ड रेले ने। ठीक है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है कि जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से होकर गुजरता है जिसके कणों का आकार प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की तुलना में बहुत छोटा होता है, तो वे कण प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर उसको अन्य दिशाओं में विकृत कर देते हैं। ठीक है, विकृत यानी कि फैला देते हैं, चले जाते हैं। ठीक है, माध्यम के कणों द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर अन्य दिशाओं में पूर्ण विकृत करने की क्रिया को ही बच्चों क्या कहते हैं, प्रकीर्णन कहा जाता है। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखा जाए कि जो इंटेंसिटी होती है, तीव्रता जो होती है, वो डिपेंड किस पे करती है, तो तरंग दैर्घ्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमणुपाती होती है। तरंग दैर्घ्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमणुपाती होती है। ठीक है,
उदाहरण के तौर पे देखा जाए, क्वेश्चन आ जाता है कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है ना। तो उसमें आप देख सकते हैं कि पृथ्वी के वातावरण में सूर्य के प्रकाश की सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य जो होती है वो ब्लू होती है, और सबसे बड़ी होती है रेड वाली, लाल रंग के लिए, की अपेक्षाकृत प्रभावशाली ढंग से प्रकीर्णन होता है। क्योंकि जिसकी तरंगदैर्घ्य जितनी कम होगी उसकी इंटेंसिटी उतनी ज्यादा होगी। तो बैंगनी रंग के लिए, अगर सॉरी हम बात करें नीले रंग के लिए, जो तरंगदैर्घ्य होगी लाल रंग के मुकाबले वो कम होती है। जितनी तरंगदैर्घ्य कम होगी इसीलिए उसकी तीव्रता उतनी ज्यादा होती है। इसी कारण आकाश का आसमानी दिखाई देता है, यानी कि ब्लू रंग आपको दिखाई देता है। जबकि चंद्रमा पे कोई वातावरण नहीं होता, इसलिए वहां पर हमें प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता, तो हमें आकाश वहां पर आपको काला दिखाई देता है। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी। नॉर्मली आपने देखा होगा जितने भी खतरों के सिग्नल यूज किए जाते हैं वो हमेशा लाल रंग का इस्तेमाल किया जाता है। लाल रंग का ही क्यों इस्तेमाल किया जाता है? क्योंकि आप जानते हैं कि लाल रंग जो आपको दिखाई देता है ना। अगर हम बात करें बच्चों यहाँ पे, अगर हम बात करें लाल रंग के लिए, है ना, तो लाल रंग के लिए जो तरंगदैर्घ्य होती है वो होती है 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, और जबकि आप जानते हैं बैंगनी रंग जो आपका होता है वो 4000 होता है ना, और हरा इसके बीच में जाता है। तो आप यहाँ पर देख पाते होंगे बच्चों कि लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है। तो जिस वजह से जब ये लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है और जब यहाँ रखी जाएगी तो उसकी इंटेंसिटी यानी कि तीव्रता कम से कम होती है, यानी कि उसका बिखराव, उसका फैलाव सबसे कम होता है। इसीलिए दूर से खतरों के सिग्नल के लिए हमेशा हम लाल रंग का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसका प्रकीर्णन बहुत कम होता है, वो हमें फोकसली नजर आता है। ठीक है, आपने देखा होगा जो आपको सिग्नल होते हैं उस पर रोकने के लिए आपको लाल रंग का इस्तेमाल किया जाता है। रेड लाइट हो जाती है तो इसलिए आप रुक जाते हैं, अब जैसे ग्रीन होती है तो फिर आप आगे चल पड़ते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ तक ये चीजों को समझ पाए होंगे। चलिए बच्चों अब आगे चल लेते हैं। ये क्वेश्चन के बारे में आपको बताया दिया कि क्वेश्चन आपको कैसे करना होगा, थ्योरेटिकली आपको दिखा रखा है यहाँ पे। ठीक है, ये पूरा डेरिवेशन करके आपको यहाँ पे दिखा रखा है कि n बराबर साइन ए प्लस डेल एम अपॉन टू अपॉन साइन ए बाई टू, और न्यूनतम विचलन के लिए डेल एम इजिकल टू एन माइनस वन इंटू ए आ जाएगा। ठीक है, अब अगर आगे चल लेते हैं बच्चों यहाँ पे, तो देखिए अब अगला जो सवाल आपके पास में यहाँ पर है ये वाला बच्चों, इंपॉर्टेंट सवाल है आपका ये। तो क्या कहता है आपसे, ए प्रिज्म कोण वाले प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, यानी कि आपको ये दे दिया बच्चों एन दे दिया, तो न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात करना है, यानी कि आपको क्या ज्ञात करना है, डेल एम आपको निकालना है। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों आपको क्या दे रखा है, आपको दे दिया यहाँ पे n बराबर कोसेक ए बाई टू दे दिया। ठीक है, और निकालना आपको डेल एम है। ठीक है, तो देखिए कैसे सॉल्व किया जाएगा। हम जानते हैं कि n बराबर साइन ए प्लस डेल एम अपॉन में टू अपॉन में साइन ए अपॉन टू होता है। ठीक है, यहाँ पर n का मान रखा जाएगा, तो जैसे n का मान रखा जाएगा तो क्या रखा जाएगा, कॉसेक ए अपॉन टू इजिकल टू साइन ए प्लस डेल एम अपॉन टू अपॉन में साइन ए अपॉन टू। अब साइन जो जाएगा बच्चों इसके साथ चला जाएगा यहाँ पे गुना में, और ये आपको उल्टा जाएगा, तो उसको लिख सकते हैं वन अपॉन साइन ए बाई टू, और ये गुना में चला जाएगा आपका, तो यहाँ जाएगा साइन ए अपॉन टू, और बराबर में आपका जाएगा साइन ए प्लस डेल एम अपॉन में टू। अब यहाँ से बच्चों क्या होगा कि साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो केवल बचेगा वन, और यहाँ बचेगा साइन ए प्लस डेल एम अपॉन में टू। अब साइन की टेबल में जो वन वैल्यू होती है बच्चों किसकी होती है, 90 डिग्री की। तो क्या इसकी जगह हम ऐसा लिख सकते हैं, यानी कि साइन ए प्लस डेल एम अपॉन में टू, और जो वन आपके पास में तो उसको लिख लेंगे बच्चों साइन 90। ठीक है, और जैसे साइन 90 लिख लेंगे बच्चों तो आपको देखेंगे साइन से साइन आपका हट जाएगा यहाँ पे, तो क्या बचेगा आपके पास में ए प्लस डेल एम अपॉन में टू इजिकल टू 90 डिग्री, है ना। दो की गुना करेंगे तो ए प्लस डेल एम बराबर कितना जाएगा बच्चों आपका 180, हमको तो डेल एम चाहिए, तो 180 डिग्री माइनस के ए चला जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या निकाल लेंगे, न्यूनतम विचलन कोण निकाल लेंगे। इंपॉर्टेंट सवाल आपके पास में है ये वाला, बोर्ड के एग्जाम में 2-3 बार ये
आया हुआ है। ठीक है, तो कर पाएंगे इस सवाल को? चलिए, अगर यहां पर कर पाएंगे तो अब आगे चल लेते हैं। जैसे आपके पास में बच्चों अगला सवाल दे रखा है यहाँ पे, कांच के एक प्रिज्म के लिए आपको दे रखा है कोण, यानी कि आपको दे दिया ए बराबर आपको दे दिया 60 डिग्री। ठीक है, और दे रखा है आपको अल्पतम विचलन कोण, अल्पतम विचलन कोण यानी कि डेल एम आपको दे दिया बच्चों 39 डिग्री दे दिया। ठीक है, तो आपको निकालना है कांच के पदार्थ का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक यानी कि एन निकालना है बच्चों। और आपको दूसरा दे रखा है यहाँ पे साइन 49.5 डिग्री की वैल्यू आपको दे रखी है 0.76 होती है। ठीक है, ये आपको वैल्यू दे रखी है। चलिए, अब आगे चल लेते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। अब जैसे इसको सॉल्व किया जाएगा तो फॉर्मूला लगाएंगे पहला आप, एन बराबर साइन ए प्लस डेल एम अपॉन में 2 अपॉन में साइन ए अपॉन 2। ठीक है, मान रखेंगे एन बराबर साइन ए की वैल्यू 60 है, डेल एम की वैल्यू 39 है, बटे में 2, फिर जाएगा यहाँ पे साइन ए 60 बटे 2। अब 2 जाएगा तो फिर यहाँ से इसको काटेंगे तो ध्यान देंगे 2 से इसको काटेंगे तो बच्चों 30 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान से यहाँ पे n बराबर साइन 99/2 अपॉन में साइन 30 आ जाएगा। ठीक है, इसको से काटेंगे तो अब 49.5 डिग्री आ जाएगा। तो आप लिख लेंगे यहाँ पे n बराबर साइन 49.5 डिग्री अपॉन में साइन 30। ठीक है, आप देखें यहाँ पे कि आपको वैल्यू दे रखी है, इस वैल्यू को आप यहाँ रखेंगे, तो जैसी वैल्यू आप यहाँ रखेंगे तो आपका बन जाएगा बच्चों यहाँ पे ये वाला n बराबर 0.76 अपॉन साइन 30 की वैल्यू आप जानते हैं 1/2 होती है, 2 की गुना करेंगे यहाँ पे तो आपका बन जाएगा बच्चों n बराबर 2 इंटू में 0.76, जब गुना करेंगे यहाँ पे तो देखिए 2 छक्का 12 का 2 का 2 से 14 और 1 15 तो 1.52। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी। यानी कि यदि किसी प्रिज्म का प्रिज्म कोण 60 डिग्री है और विचलन कोण आपका 39 डिग्री है तो उस केस में n की जो वैल्यू यानी कि उसका जो अपवर्तनांक निकल कर आएगा बच्चों वो कितना निकल कर आएगा 1.52। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज के लिए हमारा प्रिज्म का टॉपिक यहाँ पर ही खत्म हो जाता है बच्चों। अब आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। आज के लिए बच्चों बस इतना ही, धन्यवाद।